मैं शैलेश लोढ़ा हाजिर हूं लेके माय एफएम प्रेजेंट्स कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा कहानी जज्बे की के साथ। जज्बों की कहानियां बड़ी कमाल की होती है। समाज में एक वर्गीकरण ऐसा है जहां ऊंच नीच नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं है, वो है सफलता और असफलता। और सफलता बड़ी वैयक्तिक चीज है, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है। हो सकता है जो सफलता मेरे लिए वो आपके लिए ना हो, जो आपके लिए सफलता है वो मेरे लिए ना हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्वाभाविक तौर पे सभी के लिए सफलता के मानक तय करती है। मैं अपने जमाने की बात करूं, जिस जमाने में मैं बैचलर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रहा था, उस जमाने में बहुत सीमित हमारे पास संसाधन हुआ करते थे, तो सीमित रास्ते हुआ करते थे। आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, बहुत कम लोगों को ये जानकारी भी होती थी छोटे गांव में जहां से मैं निकला हूं कि हम एमबीए भी कर सकते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कोई चीज होती है। ग्रेजुएट हो गए, वकालत पढ़ ली, जो सामने जो नजर आता था बिल्कुल वही कर लिया, उसके सिवाय कुछ नहीं। ये तो मैं कस्बों की बात कर रहा हूं, उनसे भी छोटे गांव जहां पढ़ाई के नाम पे आपने स्कूल तक कर लिया तो बहुत हो गया। ऐसा एक बहुत छोटा सा गांव जिसमें एक किसान परिवार, तिलावड़ा गांव, जयपुर जिले में, जयपुर से 20 किलोमीटर दूर, उस गांव में किसान परिवार, घर में माहौल खेती का, कृषक का परिवार। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का माहौल होगा। लेकिन वहां एक बालक, वो न केवल अपने भविष्य को संवारने का जज्बा रखता है बल्कि उस राह पे, उस पथ पर चलता भी है। उस जमाने में उस छोटे से गांव से निकल के जयपुर आता है और पहली अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी करता है। गांव का लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसकी परीक्षा भारत में सबसे ज्यादा कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इंटर के दोनों ग्रुप, फाइनल के दोनों ग्रुप, 3 साल के आर्टिकलशिप के साथ वो पहली बार में उन्हें पास कर लेता है, जो कि 91 to 94 के बीच में मैंने उस जमाने में अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है 6, 8, 10 बार अटेम्प्ट करते हुए। मैं निश्चित तौर पे अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि पहली बार में दोनों ग्रुप्स, दोनों ही इंटर और फाइनल कर लेना, ये बहुत छोटी सी उपलब्धि नहीं होती। लेकिन वो यहीं नहीं रुकते, उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं, उसमें नहीं सेलेक्ट हो पाते, तो वो सोचते हैं कि मैं एक छोटे से गांव से निकल के आया और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, क्यों ना मैं लोगों की सहायता करूं, उन बच्चों को बढ़ाऊं आगे, उन्हें पढ़ाऊं कि वो भी बन सके। तैयार होते हैं, करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। उनको लगता है कि मेरा दायरा विस्तृत होना चाहिए और अपने दायरे को विस्तृत करते हैं। 2005 में विद्यासागर इंस्टीट्यूट नाम से एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं और वहां एक वंचित निर्धन बच्चे के पिता की आंखों में टूटते सपने को देख के उनके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। वहां वो इंस्टीट्यूट खोलते हैं, फीस भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, जाहिर है। लेकिन एक बाप जिसने अपने बेटे को वहां एडमिट करा रखा है, जिसने अपने गांव की जमीन गिरवी रखी हुई कि उसका बेटा किस तरह सीए हो जाए, लेकिन वो असफल होता है, तो उसकी आंखों में जब टूटता सपना देखा तो आरसी शर्मा नाम के सज्जन सोचते हैं कि अब मेरा उद्देश्य इस इंस्टीट्यूट से फीस कमाना नहीं है, वो एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ जो भी बच्चा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले, वो पास हो, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, उसका सपना टूटना नहीं चाहिए। और आप देखिए 2012 में पहली बार भारत में फर्स्ट रैंक उनके इंस्टीट्यूट से आती है और इन 8 सालों में 6 बार, इन 8 वर्षों में 6 बार सीए की परीक्षा की भारत की पहली रैंक आरसी शर्मा जी के इंस्टीट्यूट, विद्यासागर इंस्टीट्यूट से निकली। ये उदाहरण ही अपने आप में बहुत है किसी व्यक्ति के जज्बे को बताने के लिए, जताने के लिए। और न केवल इतना है, एवर हाईएस्ट मार्क्स इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रिकॉर्ड भी इन्हीं के स्टूडेंट के नाम है। स्टूडेंट उसी राह पे चलते हैं जो शिक्षक उन्हें दिखाते हैं, और जब शिक्षक ऐसी राह दिखाए जहां उसका पहला उद्देश्य बच्चों को किसी भी तरह सफलता दिलाना हो, ऐसे शिक्षक का स्वागत किया जाना चाहिए। आइए हम स्वागत करते हैं आरसी शर्मा जी का। आरसी शर्मा जी, बहुत 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 आपका स्वागत है कहानी जज्बे की में। तिलावड़ा गांव, छोटा सा गांव, किसान परिवार, कैसे सोचा कि मैं सीए बनूंगा? सर, मैं जब 10th की एग्ज़ाम मैंने दी थी, मैंने 8th की एग्ज़ाम दी थी, उसके बाद में हमारे टाइम में 9th के अंदर कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम ली जाती थी।
तो जिनके मार्क्स अच्छे होते थे उसको कॉमर्स दे दिया जाता था, जिनके मार्क्स कम होते थे उनको आर्ट दे दिया जाता था। ये तो मेरी कविता की पंक्ति है। मेरी कविता की एक पंक्ति में ये है कि हमारे पिताजी जब मतलब उनका फिक्स था, मार्क्स कम है आर्ट्स ले लो और नहीं तो साइंस ले लो, या फिर अगर व्यापार करना है तो कॉमर्स ले लो। हाँ। मतलब ऐसा ही हुआ करता। तो उस समय कॉमर्स ले लिया जी। कॉमर्स लेने के बाद में जब 11th हो गया, 11th के बाद में हमारी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई। तो ग्रेजुएशन के बाद में जब जयपुर आए तो उसमें मतलब लोग देखते थे क्या करें, कॉमर्स में क्या कर रहे हैं क्या नहीं करें, तो कुछ नहीं कहा था, सीए भी हो सकता है। हाँ। आपको तब तक पता भी तो नहीं था? मेरे को तो उस समय तक पता ही नहीं था कि सीए भी होता है कोई जो मैं बता रहा था कि हमें पता ही नहीं होता था। पता ही नहीं होता था। अब उसके बाद में फिर मैंने सीए में एंट्री ली मैंने 91 में, और 94 में मेरा सीए कंप्लीट हो गया जी। और उसके बाद में मैंने एक सिविल सर्विस की एग्जाम भी ट्राई की, आईएएस के एग्जाम के लिए, और उसमें सक्सेस नहीं हुए। उसके बाद फिर हम इस एजुकेशन लाइन में आ गए। अच्छा हुआ आप नहीं हुए। अगर आप सिविल सर्विसेज में पास हो जाते और चले जाते तो निश्चित तौर पर कहीं जिलाधीश होते या कहीं होते, तो इन बच्चों का क्या होता जो फर्स्ट रैंक ला रहे हैं? बिल्कुल फील्ड चेंज हो जाता ये जी। अब हमारा फील्ड चेंज हो गया है जी। फिर 2005 में विद्यासागर इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं। और बिगिनिंग में हमारा टारगेट था कि मनी अर्न किया जाए, क्योंकि गांव से आए हुए हैं, पैसे थे नहीं, पैसा तो चाहिए। लेकिन मैंने एक मेरे पेरेंट्स थे, मतलब बच्चे के पेरेंट्स थे जो मेरे पास पढ़ रहा था, और वो बिल्कुल गरीब थे और अपनी ज़मीन गिरवी रख के और पैसा लाते थे और उसको पढ़ाते थे। और मैं देखता था कि वो कभी उसके लिए गेहूँ लेके आ रहे हैं, कभी उसके लिए कुछ दूसरा सामान लेके आ रहे हैं, कपड़े फटे हुए हैं। और एक दिन जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन आए हुए थे और वेट कर रहे थे कि मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव आया तो उनकी आंखों में आंसू से टूट गए कि यार मैं क्या करूँगा, मेरी ज़मीन भी गई और ये कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं कि यार ये जो पैसा जो नश्वर चीज़ है जिसको हम साथ नहीं ले जा सकते, उसके लिए वर्किंग करने के बजाय बेटर है कि कैरियर के लिए वर्किंग की जाए। क्या बात कि एक बच्चे को मतलब उस घटना से पहले पैसा आपकी प्राथमिकता थी, उस घटना के बाद पैसा आपकी प्राथमिकता नहीं खत्म हो गई जी। कि फिर मैंने ये थीम बना ली कि एक बच्चे को सक्सेस देने का मतलब है कि एक जीवन दान देना। बिल्कुल सही। और एक बच्चे को फेल कराने का मतलब है कि एक मर्डर कर देना। और उस थीम पे फिर मैं वर्क करना मैंने चालू कर दिया। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मेरी पत्नी है, उनकी एक किताब में एक पंक्ति बड़ी खूबसूरत है। वो लिखती हैं कि व्हेन यू चेंज अ पर्सन यू चेंज अ वर्ल्ड। क्योंकि हर आदमी की अपनी एक दुनिया होती है और आप पूरी एक दुनिया बदलते हो। तो आपने ये फैसला किया कि मैं इन बच्चों की दुनिया बदल दूंगा। बिल्कुल। और आपने दुनिया बदलने का प्रयास किया। उसके बाद इन रास्तों पे बच्चे 8 साल में से 6 बार पहली रैंक आपकी। तो लोग पूछते होंगे कि सफलता का राज क्या है, क्या इसका फॉर्मूला क्या है? सर इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है जी। वैसे इसमें एक चीज़ मैंने देखी कि हर स्टूडेंट का एक अलग पर्सनैलिटी होती है जी। उसके अलग इंटरेस्ट होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है कौन सा नहीं लगता। तो मैंने पर्सनलाइज वर्किंग चालू करी। अच्छा। जैसे डॉक्टर हर पेशेंट को देख के और मेडिसिन लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, उसी तरीके से मैंने उस स्टूडेंट में देखा कि इसमें क्या इंटरेस्ट है, कहाँ पोटेंशियलिटी है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं, किस सब्जेक्ट में वर्किंग करनी चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि पर मिनट मार्क्स कैसे इंक्रीज हों जी। उसके लिए मैं वो वर्किंग करता हूँ। तो हमारा जो सिस्टम चलता है क्लासेज का, उसमें एक तो होता है क्लासेज जो एक सर्टेन टाइम में हम कोर्स कंप्लीट कराते हैं। उसके अलावा होते हैं मॉक टेस्ट, जिसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि कहाँ वीकनेस है, स्टूडेंट कहाँ ले कर रहा है। और तीसरा होता है पर्सनलाइज गाइडेंस। उस टेस्ट में जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे फिर हम ये जज करते हैं कि इस स्टूडेंट के मार्क्स कहाँ इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है, क्या इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है हम उसको हाईएस्ट पीक पे पहुंचाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट कम है उसमें देखते हैं कि चलो कम से भी काम चल जाएगा, बस ओवरऑल मार्किंग हाईएस्ट होनी चाहिए जी। तो केस टू केस वर्किंग की जाती है। जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं हर बच्चे के पास मेरे टेलीफोन नंबर होते हैं। अच्छा। और स्पेशली जब एग्जाम का टाइम चल रहा होता है, जिस समय 15 डेज अराउंड से एक एग्जाम चलते हैं, हर बच्चे के पास ये राइट है कि मेरे पास कभी भी फोन करके पूछ सकता है, रात को 12 बजे 4 बजे 5 बजे जब चाहिए जब और आप पूछ सकता है। उत्तर देते हैं? बिल्कुल, हमेशा मैं उसके लिए अलर्ट रहता हूँ। उसका रीज़न क्या होता है कि उसके 2 तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो प्रॉब्लम आती है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मेरी फैकल्टी उसके लिए हमेशा रेडी रहती है, चाहे रात के 12 बजे चाहे कभी बजे, वो हमेशा उसकी प्रॉब्लम सोल्व करती है, बहुत कोऑपरेटिव है। और मैक्सिमम फैकल्टीज जो मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही हैं। तो जिनको आपके इंस्टीट्यूट का एक कैरेक्टर आपने बना रखा है कि आपको रात को भी कोई भी बात करे तो आपको जवाब देना है? बिल्कुल बिल्कुल। सर्टेन टाइम जब एग्जाम का टाइम चल रहा होता है, जैसे मैं 2-3 महीने का जो प्रिपरेशन का टाइम होता है, उस समय हम पूरे रेडी रहते हैं। बाकी टाइम जो है वो दिन में प्रॉब्लम पहुँचते हैं जी। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जो एग्जाम में डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको कोर्स बहुत वास्ट है,
और वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है यार क्या करें, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। उस समय उनको ये डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। उस समय बच्चे की जो कैपेसिटी है वो जज करके और कितना कोर्स कर लिया कितना नहीं किया उसके बेसिस पे फिर उसको बताते हैं कि यार ये चैप्टर छोड़ दो और या इस चैप्टर को प्रायोरिटी दो, ये पढ़ने के बाद टाइम बचता तो इसको करना, नहीं तो फिर उसको करना। फिर क्या इस गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत बिल्कुल होती है। पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है। मैंने तो ये चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जब से मैंने पर्सनल गाइडेंस देना चालू किया है कि एक एक बच्चे वर्किंग होती है जी। उसके बाद रिजल्ट लाना बहुत आसान काम हो जाता है। यानी मेरे को रिजल्ट लाने में बिल्कुल भी जोर नहीं आता और बच्चों का इतना फेथ होता है कि जैसा कह दिया वो आंख बंद करके वर्किंग करते हैं और उसके बेसिस पे रिजल्ट आता है। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी शर्मा साहब? मैं जो लिमिटेड बच्चे लेता हूँ, यानी एक तो है कि बहुत बच्चे पढ़ा दिए जाएं, ठीक है वो पैसा कमाने का जरिया हो सकता है लेकिन रिजल्ट नहीं दे सकते। रिजल्ट के लिए तो पर्सनल वर्किंग जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैंने डिसाइड कर रखा है जो हमारे 3 लेवल होते हैं, एक तो फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट और फाइनल। जी। सीए फाउंडेशन में हम 400 स्टूडेंट लेते हैं, इसके बाद एडमिशन नहीं लेते। इंटरमीडिएट में भी 400 लेते हैं, इसके बाद एडमिशन बंद। और सीए फाइनल में एक अटेम्प्ट में केवल 100 स्टूडेंट बैठाते हैं। तो टोटल ये मिलके लगभग 1000 स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्जाम सबका एक साथ होता है। तो और परसेंटेज ऑफ सक्सेस कितना है 1000 में से? ये परसेंटेज ऑफ सक्सेस होता है मेरा लगभग 70-75% रिजल्ट रहता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और बिकॉज़ जहाँ तक मेरी नॉलेज है मित्रों, भारत में सीए का रिजल्ट एक जमाने में 2 या 3% रहा करता था और मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा बढ़ गया है इन दिनों। अब 10-12% हो गया जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब 10-12% जहाँ पे टोटल रिजल्ट 10-12% रहता हो, वहाँ वीएसआई के शर्मा साहब ये बता रहे हैं कि इनके 1000 में से 77% बच्चे सक्सेसफुल रहते हैं। मतलब दैट इज अ फिनोमिनल फिगर आई वुड से कि जहाँ सीए का रिजल्ट ही 10% रहता हो वहाँ आपके 70%, दैट्स अ फिनोमिनल फिगर आई वुड से। और फेल होते हैं वो भी वो स्टूडेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है कि सीए का रिजल्ट रहता ही नहीं है जी। तो टेरर है जी। तो जो बच्चे टेरर में आ जाते हैं स्पेशली क्योंकि यहाँ वीएसआई के अलावा और भी उनके रोल होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दूसरी जगह 2 दिन पहले भी रिजल्ट आया है मेरे ख्याल से, 2 या 3 दिन पहले। सीए का नहीं, वो सीए का नहीं, वो मेरे ख्याल से जेईई का रिजल्ट। हाँ जेईई का रिजल्ट आया है, उसमें सीए का नहीं आया। सीए का अभी 1 महीने पहले आया था रिजल्ट। मेरी क्या जानकारियां थोड़ी, मैं अगर थोड़ा ठीक होता तो मैं भी शायद सीए बन जाता, इसलिए बन नहीं पाया जीवन में। अच्छा, मेरे जैसा व्यक्ति कोई आया जो बिल्कुल ऐसा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक न हो तो उसे भी बनवा सकते हैं? बिल्कुल इजीली। अच्छा। उल्टा मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि स्पेशली जैसे जिनके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जी, उनके बच्चों को रिजल्ट जाना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू कि जो अननोन है, इस फील्ड से बिल्कुल अननोन है, उनको रिजल्ट दिलाना बहुत आसान काम है। अच्छा, एक सवाल जो एक बहुत आम लोगों के दिल में होता है, मेरे दिल में भी है ये सवाल, ये पर्सनल व्यक्तिगत मेरा सवाल मान लीजिए। जैसे जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो मेडिकल के एंट्रेंस के हों या इंजीनियरिंग एंट्रेंस के हों या इस तरह के, जैसा कि आपने बताया वो लोग जब बच्चों को एडमिशन देते हैं तो पहले उनका टेस्ट ले लेते हैं, उसमें से क्रीम बच्चे ही लेते हैं ताकि उनके पास कमज़ोर बच्चे न रहें। तो अगर आपके पास कोई कमज़ोर बच्चा है तो आप क्या उसको सलाह दें? सर ये तो मेरी पहली प्रायोरिटी है जी। अगर एक फर्स्ट रैंकर को रैंक दिला दी तो क्या दिलाई, यही बात मैं कहना चाह रहा था जी। मेरे सीए फाइनल में जो बच्चे, मैंने सीए फाइनल का पहला बैच चालू किया जिसमें केवल 8 स्टूडेंट्स और उसमें 3 रैंक आई, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया 17 रैंक और ऑल इंडिया 48 रैंक। 8 में से 3? 8 में 3 रैंक इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंक और सारे बच्चे पास, मतलब लगभग 40-45%। 8 में से 3 रैंक, 8 में से 3 तो रैंक है, 45% तो रैंक हो गई, बाकी सारे बच्चे पास, सारे होते 100% हाँ। रिजल्ट। अब सीए में फाइनल के लिए मतलब वो मेरा पहला बैच था जिसमें मैं 18 में मेरे स्टूडेंट बैठे जी। दूसरे बैच में 2 बच्चे थे, 1 रैंक और 1 पास, और तीसरे बैच में 1 स्टूडेंट था जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक विद एवर हाईएस्ट मार्क्स। लेट मी क्लैप फॉर यू। क्या बात है, मतलब ये एक जो कहानी है बड़ी कमाल की है, बहुत जबरदस्त है। तो मतलब आपने बहुत अच्छी बात की, अगर फर्स्ट रैंक को फर्स्ट दिला दिया तो आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन। आई मीन, लेकिन आपने अगर एक कमजोर बच्चे को या थोड़ा सा इतने स्मार्ट बच्चे को नहीं, या इतने जीनियस बच्चे को नहीं, उसको आगे बढ़ाया, देन योर गाइडेंस कम्स इन द लाइट। तो ये दोनों बच्चे एक के 12th में थे 82% जी, और एक के 12th में थे 85% मार्क्स, जबकि 12th में आजकल जिसके 90-95 से कम होते हैं उसको तो मानते ही नहीं कि यार ये भी कोई स्टूडेंट है, जबकि 82-85 वाला फर्स्ट रैंक ला सकता है, लाया आपने साबित कर दिया। तो आपने 2-3 मिथ मैं कहूँगा जो है हमारे तोड़ दिए। पहला मिथ कि 90-95 वाला रैंक ला सकता है, आपने 80 वाले को भी रैंक दिलाई। दूसरा मिथ कि राजस्थान में कोटा ही हम मानते थे कि कोचिंग के लिए बहुत है, लेकिन आपने जयपुर में ये करके दिखाया। और तीसरा मिथ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी राजस्थान मतलब जोधपुर एंड भीलवाड़ा,
ये दो जो जगह थी यहाँ से मैक्सिमम लोग निकल के आते थे, लेकिन आपने ये तीसरा मिथ भी तोड़ा और इतने सारे लोगों को सीए बनाया। मैं समझता हूँ ये कहानी जो है आपकी, ये कहानी नहीं जो सच्चाई है, मतलब जो आपके जो नज़र आ रहा है, जो दिख रहा है हमें, इसमें बहुत कुछ सीखने को। सबसे बड़ी चीज़ आपके जो व्यक्तित्व में सादगी है, जो सहजता है, वो मुझे लगता है आपका सबसे बड़ा वर्च्यू है, आपका सबसे बड़ा गुण है। क्योंकि अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे, सुलभ नहीं होंगे स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स टीचर से डरेगा या बात नहीं कर पाएगा, तो शायद आपने कहा डिप्रेशन में और चला जाएगा। लेकिन आप उनके लिए अवेलेबल हैं, आप उनको सलाह देते हैं, आप आगे बढ़ने के मार्ग बताते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं सर, जब बच्चे मेरे को कॉल करते हैं और कई बार मैं फ़ोन पिक नहीं करता या मिस कॉल हो जाती है, तो मैं दोबारा उसको कॉल करता हूँ खुद। क्या बात है। मतलब मैं ये बच्चा ही नहीं सोच ले कि यार ये क्या, मतलब मेरे को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। वाह। तो मैं खुद उसको फ़ोन करके और दोबारा उससे बात करता हूँ, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि जब एग्जाम में कई बार जैसे एक बच्चे से मेरी बात हो रही है, दूसरे बच्चे का मिस कॉल आ गया, तो हो सकता है कि वो अपने को नेगलेक्ट फील कर ले। जी जी। लेकिन मैं उसको नेगलेक्ट फील नहीं होने देता। तो आपके आसपास बाहर से भी बच्चे आते हैं, जयपुर के अलावा भी? सर, बाहर पूरे इंडिया से बच्चा आता है। तो आपके यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह? हॉस्टल फैसिलिटी मतलब हमारे अटेस्ट पीजी हैं। अच्छा। जो हमारे टाइप में पीजी होते हैं। जी जी जी। और हम स्मॉल बैच साइज लेके चलते हैं। जैसे लोग तो 500 पढ़ाते हैं, हम एक बैच में 60 स्टूडेंट लेके चलते हैं जी। और हर बैच मिनी इंडिया है, यानी उसमें कोई सा ऐसा स्टेट नहीं होता जिसका बच्चा उस बैच में नहीं होता, 60 बच्चों के बैच में नहीं होता। इंस्टीट्यूट में अलग बात है, हर बैच मिनी इंडिया है। तमिलनाडु वालों को मालूम है कि वीएसआई जयपुर में है, केरला वालों को मालूम है, पंजाब वालों को मालूम है, मतलब पूरे देश में हर प्रदेश को मालूम है कि वीएसआई जयपुर में है। हर प्रदेश को मालूम है। और इवन जो साउथ है, जिसमें केरला, आंध्रा और तमिलनाडु, जी, ये 3 स्टेट में लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे तमिल, कन्नड़ या फिर इंग्लिश ये बोली जाती है, जबकि यहाँ पे हमारी फैकल्टीज कुछ हिंदी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे कुछ हिंदी बोलना पड़ेगा। जी जी जी। तो वो स्टूडेंट वीएसआई ज्वाइन करते हैं और जिनको हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, वो वहाँ 1 मंथ का हिंदी स्पीकिंग कोर्स करते हैं और फिर वीएसआई ज्वाइन करते हैं। क्या बात है, मतलब उन्हें यहाँ आना है। तो मैं अगर आपसे एक चीज़ ये कहूँ, एक आखिरी बात, कि जो स्टूडेंट्स सीए बनना चाहते हैं उनको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी बच्चे सीए बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक तो मैं कहना चाहूँगा कि आप माइंड से ये मिथ निकाल दें कि सीए बहुत टफ है। एक सिस्टेमेटिक मेहनत करोगे और एक प्लान्ड वे मेहनत करोगे तो सीए बनना उतना ही आसान है जितना कोई सी भी एग्जाम पास करना, इवन स्कूल एग्जाम पास करना। बिल्कुल आसान काम है। माइंड से निकालो, प्लान बनाओ और सीए बनो और आप करियर सेट करो। बहुत बढ़िया बात की आरसी शर्मा जी ने। अगर आप चीज़ों को मुश्किल देखेंगे तो मुश्किल पाएंगे, अगर चीज़ों को आसान देखेंगे तो आसान पाएंगे। पहाड़ देख के ये कहेंगे पहाड़ बहुत बड़ा है, कैसे चढ़ा जाएगा, तो शायद नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन पहाड़ देख के कहेंगे अरे ये पहाड़, ये तो मैं चढ़ लूँगा, तो चढ़ लेंगे। मैं आरसी शर्मा जी जैसी शख्सियत से मिलकर स्वयं बहुत प्रसन्न हूँ। आप भी प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। इतने सहज, इतने सुलभ और इस तरह से अपने सब्जेक्ट के मास्टर, ऐसे लोग अगर हमारे समाज में और होंगे तो और तरक्की होगी और हम आगे बढ़ेंगे। फिर मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी कहानी जज्बे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।